हेलो स्टूडेंट, और आपका फिर स्वागत है परीक्षा मंथन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेशन और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखे थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और कोई भी डिस्कशन नहीं, बस कुछ जो डिस्कशन होना होगा वो क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो देखें, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, दिस dress is dash and that one is mine. That one is mine. ये है टेट 2018 के पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, जाके आप लोग मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन। पहला है ऑप्शन जो है वो है आवर लुक, बी ऑप्शन है योर्स और सी ऑप्शन है योर और डी ऑप्शन है योर लुक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। ठीक है, सॉरी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही और क्यों सही है। देखिए, लिखा हुआ है, पहले क्या करते हैं, सिंपल सा पहले क्या करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। आवर लुक, दिस ड्रेस इज आवर लुक। दिस ड्रेस, आप तो या ये ड्रेस के बारे में कुछ बता सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर लुक हो सकता है कि ये हमारा, देखिए ये हमारा लुक है। ठीक है, मैं इस समय जैसा दिख रहा हूँ ये मेरा लुक है। लेकिन आप किसी ड्रेस के बारे में थोड़ी ना बता सकते। मैं ये थोड़ी ना कर सकता ये ड्रेस मेरा लुक है, ये ड्रेस मेरा लुक नहीं है, ये ड्रेस मेरा, ये कह सकता हूँ ना। तो यहाँ पे दिस ड्रेस या तो इज माई ड्रेस होगा। ठीक है, क्योंकि आगे बता रखा है दैट वन इज माइन। इसका मतलब ये बता रखा है कि यहाँ पे बात हो रही है 2 ड्रेस की। एक ड्रेस तुम्हारा है और अगला जो ड्रेस है वो मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर लुक योर लुक तो कैंसल, पहले ही कैंसल। ठीक है, आवर लुक योर लुक हो नहीं सकता। तीसरा सी ऑप्शन योर, दिस ड्रेस इज योर, गलत है। क्यों? क्योंकि योर एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के आगे एक नाउन का आना कंपलसरी है। तो दिस ड्रेस इज योर ड्रेस हो सकता है। दिस ड्रेस इज योर ड्रेस, अगर जो यहाँ पे ड्रेस लिखा होता, यहाँ पे अगर ड्रेस लिखा होता एंड के पहले, तो योर सही हो जाता। लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो ये भी गलत। अब यहाँ बचा एक ऑप्शन बी योर्स, तो यही सही भी है। और क्यों सही है ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ड्रेस इज योर ड्रेस, सही था। दिस ड्रेस इज योर ड्रेस सही था। उसी योर ड्रेस, बार बार ड्रेस ना लिखूं, इसी ड्रेस की रिपीटेशन को रोकने के लिए योर ड्रेस की जगह योर्स लगाया गया। और देखिए अगला जो क्लॉज है ये वाला, दैट वन इज माइन, इसमें भी यही काम किया गया है। इस ड्रेस के रिपीटेशन को रोकने के लिए ये भी बोला जा सकता है दैट वन इज माई ड्रेस। वो दूसरा वाला जो है वो मेरा ड्रेस है, लेकिन उस ड्रेस को बार बार रोकने के लिए मैंने बोला माइन, वो जो है वो मेरा है। ठीक है, वो जो है वो मेरा। तो इस माइन ने माई ड्रेस, बार बार ड्रेस के रिपीटेशन को रोका है। तो वही चीज एग्जामिनर चाहता था कि आप बताइए कि आपको पता है योर्स यूज होता है रिपीटेशन नाउन के रोकने के लिए। तो यहाँ पे योर नहीं हो सकता, क्योंकि योर एक क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का आगे नाउन आना जरूरी है। तो अगर यहाँ पे एंड के पहले ड्रेस होता तो योर सही हो जाता, योर से गलत हो जाता। ठीक है, आवर लुक योर लुक, ये तो सेंटेंस में कहीं सही से बैठ ही नहीं रहे। तो योर्स जो होगा वो सही होगा। तो मतलब दिस ड्रेस इज योर्स, दिस ड्रेस इज योर्स, ये ड्रेस तुम्हारा है और वो वाला मेरा है। ठीक है, तो इसको ये भी लिखा जा सकता था दिस ड्रेस इज योर ड्रेस, ये भी लिखा जा सकता था। लेकिन इसी ड्रेस के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने योर्स यूज किया है। ठीक है, ये योर भी सही हो जाता अगर जो यहाँ एंड के पहले ड्रेस का यूज किया गया होता। ठीक है, इस चीज को मैं समझा रखा हूं, इसलिए मैं फिर नहीं समझा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव केस। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ऑप्शन है, सॉरी, इज इन पॉजेसिव केस। ऑप्शन है पहला मी, दूसरा आई, तीसरा सी और चौथा माइन। माइन ये है यूपी टेट 18 का क्वेश्चन, ठीक है, यूपी टेट 18 का क्वेश्चन। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, जैसे जैसे टेट का डेट बढ़ते, मतलब जैसे जैसे मतलब 15 से 16, 16 से 17 में आया, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल ऐसे नीचे गया है, ग्राफ जो है क्वेश्चन का वो नीचे जाता गया है, ठीक है। तो लिखा है विच, सॉरी यहाँ पे एच होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन, क्या होगा, पॉजेसिव केस में होगा। तो एक बात बताइए, आई क्या है, पॉजेसिव केस है? नहीं, ये एक सब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन का जब सिंगुलर नंबर लेते हैं तो वो फर्स्ट क्या होता है, पॉजेसिव, सॉरी सब्जेक्टिव केस में तो आई यूज होता है। सी थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर और सिंगुलर में सब्जेक्टिव केस में सी यूज करते हैं। मी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है आई का, ठीक है, ये सब चार्ट में लिखवा रखा है। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये सही है। और माइन ही सब्जेक्टिव वो पॉजेसिव केस होता है, वो कई बार से हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन से वही माइन देखते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इट वाज माई ब्रदर, इट वाज माई ब्रदर, इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद, और यहां पे ब्लैंक है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है हर, दूसरा ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन है ही और चौथा ऑप्शन है हिज। और ये टेट 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रलय आने के 1 साल पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। अरे आपको शायद नहीं पता होगा, प्रलय 2012 में आने वाला था, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में छाया हुआ था, बल्कि उसके ऊपर तो मूवी भी बन गई हॉलीवुड में, ठीक है। तो ये है टेट 2011 का क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक नया नोट लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। कभी भी जब हम लोग किसी प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का यूज करते हैं, जब कभी भी किसी प्रीपोजिशन के बाद किसी प्रोनाउन का यूज करना पड़ जाए, या फिर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ये वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। या देखिए बस इतना समझ लीजिए, अगर किसी कोई वर्ब है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल सा भी बस इतना समझिए, अगर कोई ऐसा वर्ब है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसी को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कोई प्रोनाउन का यूज करना हो, ट्रांजिटिव वर्ब या फिर किसी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद किसी प्रोनाउन का यूज करना होता है, तो उसे हमेशा सब ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, सॉरी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। किसी भी प्रोनाउन का यूज अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद या फिर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद होता है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। एक बात बताइए, ये विद क्या है? विद क्या है? विद एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में और अच्छे से समझेंगे। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। ये 2 वर्ड के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। प्रीपोजिशन है, विद क्या है? प्रीपोजिशन। और इस चूंकि ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। वो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सी क्या है? अब सब्जेक्टिव केस गलत। ही क्या है? सब्जेक्टिव केस गलत। हिज क्या है? हिज क्या है? हिज क्या है? एक पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों है हिज, ठीक है। हिज एक ऐसा वर्ड है जो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव सेम यूज होता है। तो हिज पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा हर। हर है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। तो यही हर यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो जब कभी किसी प्रीपोजिशन या फिर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो उसको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो यहां पे ये क्या हो गया? हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय loves his teacher is Ram। अब आपको बताना है यहां पे क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए whom, ऑप्शन बी who, ऑप्शन सी what और ऑप्शन डी विच। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो फॉर्म है whom, who, what, which, इन चारों में से कौन सा यहां पे भरा जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा बताना है। अब एक बात है, मैंने आपको पिछली रिलेटिव प्रोनाउन के जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जिस प्रोनाउन जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया जाता है उस एडजेक्टिव क्लॉज में जिस नाउन, एक बात और याद रखिएगा, इस नाउन इसका जो वर्ब है वो ये है द बॉय इज राम। ठीक है, ये एक अलग क्लॉज है लव्स हिज फादर। ठीक है, इसी को कहते हैं सेंटेंस पार्सिंग। इसको मैं बहुत अच्छे से फिर समझाऊंगा कभी, इसमें बहुत ज़्यादा। देखिए पहले तो सेंटेंस पार्सिंग दो चीज़ों से आती है, रीडिंग हैबिट, आप पढ़ते रहेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि सेंटेंस पार्सिंग होता क्या है। दूसरी चीज़, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि टेट में इतना ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सेंटेंस पार्सिंग आए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ द बॉय इज राम, द बॉय इज राम। ठीक है, हिज टीचर इज राम नहीं है। इस द बॉय का, इस द बॉय, ये जो द बॉय है इसका भी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। इस बॉय का भी तो ऑब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। इस बॉय का वर्ब कौन है? इज है। ठीक है, क्या है? इस बॉय का वर्ब इज है और यहां पे जो एडजेक्टिव क्लॉज लगा हुआ है इसका वर्ब ये है। ठीक है, अब देखिए जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया जाता है, अगर इस एडजेक्टिव क्लॉज में यही नाउन काम करता है तो हु का प्रयोग। अगर जिस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया गया है उस एडजेक्टिव क्लॉज में उस नाउन पे वर्क हो रहा हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट की तरह उस एडजेक्टिव क्लॉज में काम कर रहा हो, तो हु का प्रयोग। जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया गया है, अगर वो नाउन किसी पे अधिकार दिखा रहा हो, उस नाउन का अधिकार किसी पे दिखा रहा हो, तो हुज का प्रयोग। यही तीन ऑप्शन करते हैं। विच तो गलत हो गया। अब यहां पे तीन ऑप्शन है, व्हाट भी गलत हो गया, बचा हु हुम। अब आपको बताना है कि हु सही है कि हुम सही है। तो एक बात बताइए, द बॉय लव्स हिज टीचर, प्यार किसको किया जा रहा है? टीचर को। तो ये तो हुआ ऑब्जेक्ट, टीचर को प्यार किया जा रहा है। प्यार जो किया जा रहा है उसका इफेक्ट पड़ रहा है टीचर पे। ठीक है, अब कर कौन रहा है? यही तो लड़का कर रहा है ना, यही लड़का प्यार कर रहा है। प्यार करने का काम कौन कर रहा है? यही लड़का कर रहा है, मतलब यही लड़का सब्जेक्ट है और यही लड़का जिसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज लगाया गया है, यही एडजेक्टिव क्लॉज में यही लड़का काम भी कर रहा है, यही नाउन काम कर रहा है जिसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज लगाया गया है। तो जब ऐसा सिनेरियो पैदा होता है तो वहां पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? हु। तो यहाँ कौन सा सही होगा? हु। और ये हुम भी गलत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lady I know helped me ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, a lady I know helped me। अब यहां पे भी ऑप्शन फिर वही है। पहला ऑप्शन है हु, दूसरा ऑप्शन है whom और तीसरा ऑप्शन है which और चौथा ऑप्शन है that। ठीक है, that, ये ऑप्शन है 4। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहली बात तो यहाँ that और which गए,
क्यों? क्योंकि लेडी एक पर्सन है और पर्सन के लिए हमेशा हु और हुम का यूज करते हैं। कभी कभी नहीं होता पर्सन के लिए हु हुम यूज डैट का यूज होता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब वैसे अभी जान लीजिए, जब नो बडी एनी बडी, जब जो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनके बाद अगर जो कोई हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना तो डैट का प्रयोग करते हैं। या फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई, जैसे मैंने बोला दिस ही इज़ द क्लेवरेस्ट पर्सन, तो वहाँ पे जब सुपरलेटिव डिग्री आता है और उसके बाद कोई नाउन का यूज़ करते हैं, ये सब छोड़िए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्योंकि अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर मैं उसमें घुसता चला जाऊँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको छोड़िए, जितना पढ़ा है उतने पे ध्यान दीजिए। अब मैंने बोला अ लेडी आई नो हेल्प्ड मी। अब यहाँ देखिए, ये लेडी जो है ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का वर्ब जो है वो ये है हेल्प्ड मी, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अ लेडी हेल्प्ड मी। अब देखिए यहाँ पे बोला गया अ लेडी हेल्प्ड मी, एक लेडी ने, अ नहीं होगा यहाँ, द होगा, सॉरी, द लेडी आई नो हेल्प्ड मी, द लेडी हेल्प्ड मी, ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लेडी हेल्प्ड मी, एक लेडी ने मेरी सहायता की। अब किसी ने पूछा कौन सी लेडी, तो आपने उसके बारे में जानकारी देना शुरू किया, तो ये क्या हो गया, ये यही तो इसके बारे में जानकारी देगा। तो ये नाउन, नाउन के बारे में जो जानकारी देता है एडजेक्टिव। अब चूंकि ये क्लॉज के रूप में, तो एडजेक्टिव क्लॉज, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। इस एडजेक्टिव क्लॉज में काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, ये सब्जेक्टिव केस में, आई क्या है सब्जेक्टिव केस में, मतलब कि सब्जेक्ट आई है, एक्शन आई कर रहा है। कौन सा एक्शन कर रहा है, जानने का। अब किसको जान रहा है, इस लेडी को जान रहा है, तो इस जानने, इस आई ने जो एक्शन किया जानने का, उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, लेडी पे पड़ा। तो इसका मतलब जो एडजेक्टिव क्लॉज इस लेडी के लिए यूज हुआ है, उस एडजेक्टिव क्लॉज में ये लेडी क्या कर रही है, एक्शन को सह रही है। मतलब कि इस लेडी, इसी लेडी के लिए एडजेक्टिव क्लॉज यूज किया गया है, और इस एडजेक्टिव क्लॉज में एक्शन जो कर रहा है आई, उसका इफेक्ट इसी लेडी पे पड़ रहा है। मतलब कि ये लेडी इस एडजेक्टिव क्लॉज में क्या, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जब ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो एडजेक्टिव क्लॉज में जब नाउन जिसके लिए एडजेक्टिव क्लॉज लगाया गया है, वो अगर ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम लगाते हैं। तो यहाँ कौन सा सही होगा, हुम। हु क्यों नहीं हो, गलत होगा। ठीक है, हु सही होता कब, जब ये लेडी इस एडजेक्टिव क्लॉज में एक्शन कर रही होती, लेकिन यहाँ पे आई के किए एक्शन का प्रभाव लेडी पे पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये लेडी इस एडजेक्टिव क्लॉज में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हुम का प्रयोग। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपके पेपर में नहीं आया हुआ, ये सब मैंने अपने से बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी डॉग्स slash sorry blank are barking on you are mine ब्लैंक में फिर वही, पहले विच, दूसरा डैट, तीसरा हु और चौथा हुम। अब फिर वही क्वेश्चन, यहाँ पे ब्लैंक में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाएगा। तो आप एक बात बताइए, ये डॉग्स क्या है, इस डॉग्स का वर्ब कौन है, आर माइन। वो कुत्ते मेरे थे, कौन से कुत्ते, जो तुम पे भौंक रहे थे, ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। आर बार्किंग ऑन यू, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसमें काम भौंकने का कौन कर रहा है, ये कुत्ता कर रहा है, तो ये तो हुआ उस एडजेक्टिव क्लॉज में। ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट ये कुत्ता ही होगा, क्योंकि भौंकने का काम ये कुत्ता कर रहा है। लेकिन चूंकि ये जानवर है, तो उसके लिए हम लोग हु हुम का प्रयोग कर नहीं सकते, तो ये तो गलत। ठीक है, ये दोनों क्या हुए, गलत हो गए। अब विच या डैट का यूज कर सकते हैं, तो मैंने बताया है कि जानवरों के लिए विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विच
आर बार्किंग, विच आर बार्किंग ऑन यू, ठीक है। द डॉग्स विच आर बार्किंग ऑन यू आर माइन, ठीक है। या फिर सॉरी एक मिनट सॉरी विच का नहीं, थोड़ा सा मेरा ध्यान कहीं और हो गया था, सॉरी विच नहीं, डैट का प्रयोग होगा। जानवरों के लिए डैट का प्रयोग करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत और डैट ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो डैट आर बार्किंग, द डॉग्स डैट आर बार्किंग ऑन यू आर माइन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन और है जो कि स्पेशल है, नाउन का वो क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसको लेके आया हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मुझसे जब भिड़ा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन सबको बताना चाहिए। देखिए मैंने बताया आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन जो मिला वो मुझको कमेंट में बताइए, लेकिन आप लोग के पास शायद टाइम नहीं होगा तो मैं खुद ही ढूंढता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मैं वहाँ पे काम करा दूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 10 माइल्स डैश a long way to walk, ठीक है, टू वॉक। ऑप्शन इज बी, आर सी एम डी हैव, ये ऑप्शन है। अब इनको समझने से पहले मैं आपको कोई चीज समझाता हूं, उसमें समझिए। देखिए किसी भी वर्ब को लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे सब्जेक्ट कौन है। जैसे मैंने बोला द यूनियन ऑफ वर्कर्स, अब यहां पे बताइए इज का यूज होगा कि आर का यूज होगा। वेरी यूजफुल, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहां पे इज यूज होगा कि आर यूज होगा। देखिए इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने इतना बड़ा यूज कर रखा है, द यूनियन ऑफ वर्कर, ये जो मैंने पूरा एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज कर रखा है, द यूनियन ऑफ वर्कर्स। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे सीधे ध्यान देते हैं कि वर्कर्स, एस लगा हुआ है मतलब कि प्लूरल है, उसके साथ डायरेक्ट हम लोग आर का यूज करते हैं, इज नहीं। तो कुछ बच्चे बताएंगे आर का यूज होगा, लेकिन आर गलत है। देखिए यहां पे दरअसल सब्जेक्ट है यूनियन, यहां पे दरअसल सब्जेक्ट है यूनियन। यूनियन इज वेरी यूजफुल, यूनियन इज वेरी यूजफुल। कौन सा यूनियन? वर्कर्स का यूनियन। तो यहां पे ये वर्कर्स तो इसके बारे में बता रहे हैं कि यूनियन है वर्कर का, वर्कर्स का यूनियन है, लेकिन यूनियन एक ही है। यहां पे जिस यूनियन के बारे में बात की जा रही है वही एक ही यूनियन है। तो द यूनियन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का यूनियन इज होगा, इज वेरी यूजफुल। तो यहां पे जो यूनियन है ना ये सब्जेक्ट है। और दूसरी बात याद रखिए, एक ट्रिक बता दे रहा हूं, नहीं समझ में आया तो, जब ऐसा है ऑफ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन एक देखिए ये स्ट्रक्चर कौन सा बना, द नाउन ऑफ प्लस नाउन, ये जब स्ट्रक्चर बनता है यहां पे ये अक्सर प्लूरल में होता है, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो ये जो द के बाद वाला नाउन है ना ये डिसाइड करता है कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। अगर ये सिंगुलर में है तो हमें सब्जेक्ट भी सॉरी वर्ब भी सिंगुलर में लगाना होता है, ठीक है। द यूनियन, यहां पे यूनियन सब्जेक्ट है, ये तो बाद में पता चला ना कि वर्कर्स का यूनियन है, ठीक है। तो यूनियन इज वेरी यूजफुल होगा, न कि आर होगा। देखिए कुछ बच्चों को लगेगा यार यहाँ पे सर ने एस लगाया मतलब प्लूरल आर, लेकिन ये सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट तो यहाँ पे यूनियन है। इस यूनियन के बारे में एडिशनल जानकारी मिली कि कई लोगों का यूनियन होता है, नहीं तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्कर्स के यूनियन का। मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री में यूनियन बन गया। अब मैंने बोला कि फैक्ट्री में कितने यूनियन है, सर एक ही यूनियन है। कौन सा यूनियन है? वर्कर्स का यूनियन है। तो वही वर्कर्स का यूनियन, तो ये यूनियन तो सिंगुलर है ना।
और उसी सिंगुलर यूनियन के लिए हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होगा, इज ही आएगा, आर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, जब अगर नहीं समझ में आया तो याद रखिए, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जो द के बाद वाला नाउन होता है इसी के अनुसार हम लोग इज और आर मतलब कि सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्लूरल वर्ब का डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, नाउन, ये द के बाद वाला नाउन कैसा था, सिंगुलर था, तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाए। अब एक बात और याद रखिए, ये तो मैंने समझा दिया, ठीक है। कहीं कहीं क्या किया जाता है, इस द प्लस ऑफ वाले नाउन को, द प्लस नाउन वाले को, जैसे ये था ना, यही स्ट्रक्चर बनाया था ना अभी, द नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यही स्ट्रक्चर बनाया था ना। तो कभी कभी क्या करते हैं, ये वाली चीज गायब कर देते हैं क्वेश्चन में। कहीं कहीं होता है ये गायब, हर जगह गायब नहीं होता है, ये कहीं कहीं ये गायब हो जाता है और बस नाउन आता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मान लीजिए किसी ने बोला कि 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 10 लाख रुपीज आर, आर नहीं इज होगा। वहां पे देखिए, मैंने इस चीज को अब इरेज करते हैं, अब इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला 1 मिलियन रुपीज आर, और एक ने बोला इज यूज होगा। ठीक है, 1 मिलियन रुपीज आर इज अ ग्रेट अमाउंट, अ ग्रेट अमाउंट। अब मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 मिलियन रुपीज आर इज अ ग्रेट अमाउंट, ये लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे आर यूज होगा कि इज यूज होगा। आपने देखा कि 10 लाख रुपए, यहाँ पे रुपीज है, 10 लाख रुपए की बात हो रही है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर यूज होगा, इज का यूज नहीं होगा। लेकिन नहीं, ये आर गलत है, इज सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला दरअसल में ये जा रहा था कि द अमाउंट ऑफ 1 मिलियन रुपीज। अब देखिए, असल में जो था वो इसको छुपा दिया गया था, और ये क्वेश्चन में छुपाया जा रहा है। आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो छुपाए जा रहे हैं। ठीक है, और उसका भी ट्रिक मैं समझा दूंगा कि कैसे पता करते हैं कि ये छुपा गया है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ 1 मिलियन रुपीज, ये है असल में सब्जेक्ट इसका। द अमाउंट ऑफ 1 मिलियन रुपीज मतलब 10 लाख रुपए का जो रकम है वो बहुत बड़ी रकम है। तो यहां पे जो इज है ये सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो द अमाउंट आया है ये कैसा है, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, मतलब कि इज जो है वो सही होगा। और ये जो 1 मिलियन रुपीज है ये दरअसल में अमाउंट के बारे में बता रहा है कि अमाउंट कितना अमाउंट है, 10 लाख रुपए का अमाउंट है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये दरअसल में सब्जेक्ट है। तो देखिए, जब कभी अमाउंट के बारे में बात किया जाए, डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए, तो ये जो होते हैं, और यही से क्वेश्चन आएगा भी आपको, जब कभी अमाउंट के बारे में या डिस्टेंस के बारे में बात किया जाता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे इज सही होगा, आर गलत होगा, एम तो आई के साथ लगता है बस, ये भी गलत है, लग कोई सेंस ही नहीं बनेगा, गलत। अब देखिए, दरअसल में ये है कि द डिस्टेंस ऑफ 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे, इज अ लॉन्ग वे। तो ये चीज यहां पे छुपा हुआ था, ये चीज क्या हुआ था, छुपा हुआ था। तो द डिस्टेंस ऑफ 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ऑफ है ये इसमें क्या हुआ था, छुपा हुआ था। तो अब जब मैंने ये पूरा पोस्टमार्टम कर दिया तो अब बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन था, डिस्टेंस सब्जेक्ट था। तो ये तो सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब यूज करेंगे, वो कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा अमाउंट और डिस्टेंस से ही बनता है। ठीक है, अमाउंट और डिस्टेंस के साथ ही ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपको 10 माइल्स लिखा हुआ है, 100 माइल्स लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा हुआ है, मीटर्स लिखा हुआ है, ऐसा कोई यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है जिससे कि दूरी नापते हैं, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ये चीज छुपा होता है। ठीक है, ऐसे अगर जो पैसे की बात किया जाए तो वहां पे भी सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, क्योंकि द अमाउंट ऑफ छुपा होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है बस इतना ही रखते हैं। ठीक है,
आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। अगला जो लेक्चर होगा अब वो एडजेक्टिव शुरू होगा, ठीक है। प्रोनाउन हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा है, एक एक क्वेश्चन एक एक तरीका से समझा है। नाउन खत्म कर चुके हैं, प्रोनाउन खत्म चुके हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला वो होने वाला है एडजेक्टिव का, और जो एडजेक्टिव का लेक्चर होने वाला है वो आपको बहुत आसानी समझ आएगा, क्योंकि मैंने प्रोनाउन में अधिकतर एडजेक्टिव तो समझा ही रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इसको भी शेयर कीजिए कि देखिए टीचर आए हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।